आसमान में करीब 9700 से भी ज्यादा कमर्शियल हवाई जहाज उड़ रहे हैं। उनमें लगभग 12 लाख से भी ज्यादा लोग सवार हैं। इतने सारे लोगों को अगर एक जगह रख दिया जाए तो वो दुनिया के एक देश एस्टोनिया की जनसंख्या के बराबर हो जाएंगे। इतना ट्रैफिक होने के बावजूद हवाई यात्रा को वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें कोऑर्डिनेट करने के लिए हर समय कई फ्लाइट्स का वक्त बहुत ज्यादा नहीं होता, यानी फ्लाइट्स बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं उड़ती हैं। और ऐसा बहुत से कारणों की वजह से होता है, जैसे इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का हमारे हवा का दबाव काफी, पायलट्स बहुत ही जल्दी थक जाते हैं और भी बहुत सी ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से फ्लाइट्स लगातार बहुत देर तक नहीं उड़ती हैं। हाल आज तक की सबसे लंबी फ्लाइट की टेस्टिंग करी गई है, जिसने कुल 19 घंटे और 16 मिनट का समय लिया। लेकिन 24 घंटे चलने वाली इस निगरानी के बावजूद प्लेन्स की सिक्योरिटी 100% नहीं होती। कई बार हमने ऐसा भी होते देखा है कि एरोप्लेन्स की लैंडिंग या फ्लाइट के वक्त भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही एक्सीडेंट की जो आज तक का एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, जिसके बारे में जानकर आप सन्न रह जाओगे। अब क्योंकि हम साइंटिफिक माइंड्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम सिर्फ इस केस को स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि उसे जानने से पहले हम ये देखेंगे कि इतनी सारी फ्लाइट्स जब आसमान में एक साथ उड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से वो आपस में नहीं टकराती या फिर उनका फंक्शन इतना स्मूथली ऑपरेट कर पाता है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हो, सारे ऐसे प्लेन्स हैं सेम रूट पर फ्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई ट्रेन्स एक ही पटरी पर अलग अलग टाइम पर पास करती रहती हैं। और कितने ऐसे प्लेन्स हैं जो एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं। फिर भी अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो हवाई यात्रा को सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी यात्रा करने का सबसे आ जाता है। इन्हें मॉनिटर करने के लिए कॉकपिट में पायलट के अलावा बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी होती हैं जिन्हें इनको मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। इंसान एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी या फिर रडार के थ्रू कंटिन्यूसली एरोप्लेन को मॉनिटर करते रहते हैं और उसी के अनुसार एरोप्लेन्स को इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं कि उन्हें किस एल्टीट्यूड, स्पीड या किस डायरेक्शन में फ्लाई करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एरोप्लेन्स किसी भी एटीसी या रडार की रेंज में नहीं आ पाते या फिर पायलट्स एटीसी के इंस्ट्रक्शंस को मिस कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एरोप्लेन का पायलट होना इस दुनिया के सबसे ज्यादा दिमाग थका देने वाले कामों में से एक होता है, क्योंकि उन्हें पूरे फ्लाइट के दौरान हर वक्त फोकस में रहना होता है। ट्रैफिक कंट्रोल अवॉइडेंस सिस्टम या फिर TCAS ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर प्लेन में इंस्टॉल ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड होता है और ये रडार सिस्टम से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। TCAS ट्रांसपॉन्डर के थ्रू अपने 16 भी एरोप्लेन से कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करता रहता है और उनकी स्पीड और पोजीशन के अनुसार एक वर्चुअल 3D मैप तैयार कर लेता है। और इस मैप में इस रेडियस के अंदर से गुजरने वाले हर प्लेन का डेटा वो पायलट को शो करता रहता है। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई प्लेन दूसरे प्लेन के 2.5 माइल के रेडियस के अंदर आ जाता है, तो इस केस में TCAS दोनों प्लेन्स को एक अर्जेंट रेजोल्यूशन एडवाइजरी इशू कर देता है, जिसे सभी पायलट्स को इमीडिएटली फॉलो करना होता है। इस केस में दोनों प्लेन्स में लगे TCAS सिस्टम आपस में नेगोशिएट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि किस प्लेन क्लाइम करना है और किसे डिसेंड करना है, जिससे दोनों प्लेन्स के बीच ज्यादा से ज्यादा एल्टीट्यूड डिफरेंस क्रिएट करा जा सके। और इसके बाद प्लेन में लगे TCAS पायलट को कुछ इस तरह ऑडियो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्लाइम क्लाइम क्लाइम, डिसेंड डिसेंड डिसेंड। लेकिन कभी अगर ऐसा हो गया कि ऐसी कंडीशन में और उन्हें ATC का भी इंस्ट्रक्शन लगातार मिल रहा है, तो हो सकता है कि पायलट ATC के इंस्ट्रक्शंस को मान ले और दूसरा पायलट TCAS के इंस्ट्रक्शन को, और इफेक्टिवली वो दोनों एक ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। मतलब दोनों के दोनों पायलट को एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं जिसकी वजह से दोनों प्लेन्स एक ही रूट पर आ जाते हैं।
क्योंकि 2002 में ऐसा जर्मनी में हो चुका है जब एक पायलट ने ATC के इंस्ट्रक्शंस को मान लिया और दूसरे ने CAS के, और इन दोनों ही सिस्टम ने आपस में कम्युनिकेट नहीं किया और उन दो बीच एक मिरर कोलिजन हुआ और इस एक्सीडेंट में लगभग 71 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तब से पायलट्स को ट्रेनिंग में ये क्लियरली बताया जाता है कि किसी भी कंडीशन में, केस कैसा भी हो, आपको सबसे पहले TCAS स्टडी पर 31 जापान एयरलाइंस की 2 फ्लाइट रोज की तरह टेक ऑफ के लिए तैयार थी। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही देर में इनकी डेस्टिनेशन एक ही हो जाएगी। JAL फ्लाइट 958 मैकडोनल्ड डगलस DC-1040 साउथ कोरिया में बुसान से उड़कर टोक्यो की तरफ आ रही थी। इस फ्लाइट में लगभग 213 क्रू मेंबर्स शामिल थे। वहीं दूसरी फ्लाइट JAL फ्लाइट 907 टोक्यो से ओकिनावा की तरफ जा रही थी। दूसरी फ्लाइट बोइंग 747 थी जिसमें सवार थे और साथ ही में 16 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। दोनों ही फ्लाइट्स की डेस्टिनेशन और की जगह अलग अलग थी, लेकिन अगर कुछ कॉमन था तो वो था उनके रास्ते में पड़ने वाला आइलैंड, होन्शु आइलैंड। अपने अपने टेक ऑफ के थी, लेकिन उनके बीच लगभग 2000 फीट का एक सेफ डिस्टेंस होता। प्लेन 907 के टेक ऑफ के बाद जब वो 39,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तब फ्लाइट 907 को उड़े हुए केवल 20 मिनट ही हुए थे। फ्लाइट का माहौल काफी अच्छा था और स्टार्टर्स के तौर पर ड्रिंक्स और चाय सर्व की जा रही थी। तभी प्लेन के कॉकपिट में कोलिजन अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। हर प्लेन के अंदर एक ऐसा फीचर होता है कि जब कोई और प्लेन उसके कोऑर्डिनेट यानी कि उसके बहुत करीब आ जाता है, तब ये अलार्म कॉकपिट में मौजूद सबको नोटिफाई कर देता है। प्लेन के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि फ्लाइट 958 उस प्लेन के पास से ही गुजरने वाली थी और जब फ्लाइट 958 फ्लाइट 907 के पास से गुजरती, तब 907 की हाइट लगभग 39,000 फीट होनी चाहिए थी और 958 की हाइट लगभग 37,000 फीट होनी चाहिए थी। मतलब इन का गैप होता। जब ऐसा होने वाला था, तब दोनों ही प्लेन्स के ट्रैफिक अवॉइडेंस कोलिजन सिस्टम ने एक अलार्म बजाया। जब भी आसमान में पायलट्स को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तब वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मदद लेते हैं, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दी। कोलिजन अलार्म को सुनने के बाद जब फ्लाइट 907 के पायलट, तब वहां उसकी बात हिडेकी हाचिथानी से हुई। हिडेकी एक नया एम्प्लॉय था जिसकी उम्र केवल 26 साल थी और जिस एरिया में वो दोनों प्लेन्स ट्रेवल कर रहे थे, वो उसी एरिया का इंचार्ज था। जिस वक्त प्लेन 907 के पायलट ने हिडेकी से संपर्क किया, उस वक्त वो एक साथ 12 प्लेन्स की फ्लाइट को मैनेज कर रहा था। हिडेकी ने 907 की परेशानी को सुना और उन्हें कह दिया कि वो अपने एल्टीट्यूड को कम कर दें ताकि एक्सीडेंट होने के चांसेस और कम हो जाएं। एयर कंट्रोलर हिडेकी को लगा कि वो फ्लाइट 958 से बात कर रहा है, क्योंकि फ्लाइट 958 उस समय 37,000 फीट की एल्टीट्यूड पर था और प्लेन 907 39,000 फीट की एल्टीट्यूड पर था। यानी उसने इस प्लेन को नीचे जाने के बजाय इसे नीचे जाने का ऑर्डर दे दिया। एयर कंट्रोल के अलावा उन दोनों प्लेन्स के पायलट्स को ये बात पता नहीं थी कि कौन सा प्लेन ऊपर है और कौन सा नीचे। फ्लाइट 907 ने एयर कंट्रोल की बात मानते हुए तुरंत अपने एल्टीट्यूड को कम कर लिया और अब वो सीधा फ्लाइट 958 के सामने ही आ रहा था। हिडेकी ने जब ये देखा कि फ्लाइट 958 और 907 एक ही एल्टीट्यूड पर एक ही रास्ते में एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, मुड़ने का इंस्ट्रक्शन दिया। अब ना जाने क्यों, लेकिन ये संदेश फ्लाइट 958 के कॉकपिट तक कभी पहुंचा ही नहीं। हिडेकी की सुपरवाइजर ने जब हिडेकी की इस गलती को देख लिया, तो उन्होंने इस सिचुएशन को और भी ज्यादा क्रिटिकल कर दिया। उन्होंने तुरंत ही फ्लाइट 907 को मैसेज दिया कि एक्सीडेंट को रोकने के लिए वो अपने एल्टीट्यूड को हाई कर लें, लेकिन उनका मैसेज गलती से दूसरी फ्लाइट 957 को चला गया और क्योंकि उस दिन फ्लाइट 957 उड़ नहीं रही थी, इसीलिए इस मैसेज का कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो अब इसके बाद क्या हुआ? क्या वो दोनों प्लेन्स आपस में टकरा गए? दोस्तों, जब दोनों प्लेन्स एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उन दोनों प्लेन पायलट्स
एक दूसरे के प्लेन्स को देख पा रहे थे। तब पायलट्स को लगा कि अब कुछ बहुत गलत होने वाला है। अगर यह एक्सीडेंट हुआ तो ये अब तक की फ्लाइंग हिस्ट्री होगा और इस करीब 677 लोग मारे जाएंगे। अब उन दोनों प्लेन्स की किस्मत उनके पायलट्स के खुद के डिसीजन पर टिकी हुई थी। जब ये प्लेन्स आमने सामने कुछ ही मीटर्स की दूरी पर थे, तभी फ्लाइट 907 के पायलट ने पूरे जोर के साथ प्लेन को नीचे की तरफ डिच कर दिया। इसके कारण प्लेन के अंदर मौजूद लोग पहले तो प्लेन की छत से जाकर टकराए और फिर जमीन पर आ गिरे। यात्रियों में एक बच्चा जिसने ठीक तरह से सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, वो करीब 4 सीट पीछे जाकर गिरा और उसी दौरान एक महिला यात्री का पांव भी टूट गया। प्लेन में किसी की वाटर बॉटल से उबलता हुआ पानी लीक होने लगा और वो कई यात्रियों के ऊपर गिर गया, जिससे उनकी स्किन्स जल गई। फ्लाइट 907 में 7 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स को बहुत गहरी चोट लगी और 81 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स को छोटी मोटी। फ्लाइट 958 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो सीधा अपने उसी एल्टीट्यूड पर चलता रहा और वो आसानी से अपनी डेस्टिनेशन टोक्यो तक पहुंच गया। फ्लाइट 907 ने भी ओकिनावा जाने के रूट को कैंसिल कर दिया और वो टोक्यो की तरफ लौट आई, जहां पर मेडिकल टीम यात्रियों और क्रू मेंबर्स का इलाज करने के लिए उनका इंतजार कर रही थी। 30 यात्रियों को तुरंत ही अस्पताल भेज दिया गया और सबसे ज्यादा गनीमत तो ये है कि इस दौरान किसी भी मौत नहीं हुई। इस इंसिडेंट के बाद हिडेकी और उनके सुपरवाइजर को जेल भेज दिया गया। हिडेकी को 1 साल की जेल और उनके सुपरवाइजर को 1.5 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। अंत में इस घटना से हमें यही सीखने को मिलता है कि इंसान भाई इतना परफेक्ट सिस्टम क्यों ना बना ले, लेकिन वो सिस्टम कभी भी परफेक्ट नहीं रहेगा। वो तो शुक्र है कि फ्लाइट 907 के पायलट ने इंस्टेंट रिएक्शन दिखाते हुए अपनी सिचुएशन अवेयरनेस का फायदा उठाया और प्लेन को तुरंत नीचे की तरफ मोड़ दिया। अगर उसने अपने दिमाग को शांत रखते हुए इतनी फुर्ती नहीं दिखाई होती तो वो दिन इतिहास के एक ऐसे दिनों में गिना जाता जिसे कोई भी याद नहीं रखना चाहेगा। वीडियो को लाइक करके इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद।